हाँ, मलकुजिया सब है नहीं यहाँ। बोलिए, बोलिए। हाँ, आपको भी दे दो, जादूगर है। आप भी बोलेंगे। ऑनर स्पीकर साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन है जो हमारे साथी हमारे कुलीग गुरुजी साहब ने लाया है। सर, जितना भी दूर दराज का इलाका है, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो चाहे जम्मू के अंदर हो, वहां पे जितने मैक्सिमम जो हमारा एजुकेशन हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो, क्योंकि नेचर डिपार्टमेंट है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, तो कोई पॉलिसी हम बना नहीं पाए कि किस तरीके से वहां पे वेकेंट जो पोस्ट हैं एम्प्लॉयज को तैनात करके लोगों को और लीव दे पाए। और जिसकी आज इस असेंबली में आज वो पिछले दिनों आपने देखा कि यहां तक रेजोल्यूशन इवन एक मेंबर का प्राइवेट मेंबर बिल भी था कि जो रिक्रूटमेंट है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की जानी चाहिए। उसकी एक रीजनिंग थी, क्योंकि हमारे दूर दराज के जितने भी जिले हैं वहां पे मैन पावर जो एम्प्लॉयज है, मैन पावर की कमी रहती है, पोस्ट खाली रहती है। फॉर एग्जांपल स्कूल की बात करेंगे, स्कूल के पोस्ट खाली रहेंगे, टीचर नहीं जाएगा, मास्टर नहीं जाएगा, हेड मास्टर नहीं जाएगा, तो एजुकेशन नहीं मिलेगी। जब एजुकेशन उस बच्चे को टाउन के बराबर के बच्चे के बराबर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो कंपीट नहीं कर पाएगा जब नौकरी के लिए जॉब की बात होगी। तो ये रीजन ये है कि आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिक्रूटमेंट की बात इसलिए हुई कि जो तालीम है, जो एजुकेशन, अगर एजुकेशन की बात करें उसका फर्क है टाउन के अंदर और गांव के अंदर। टाउन के अंदर आपके पास बेहतर फैसिलिटीज है और दूर दराज एरिया में आपके पास एक मिडिल स्कूल है और वहां चलाने वाला एक टीचर है। तो वो बच्चा, वो स्टूडेंट, वो कब कंपीट कर पाएगा उस स्कूल के साथ जहां पे हर फैसिलिटी है टाउन के अंदर। तो ये वजह है। तो इसका मेन मकसद इस रेजोल्यूशन का जो है, इसका रेजोल्यूशन का मेन मकसद है कि हम उन दूर दराज एरियाज के अंदर किस तरीके से इंप्लॉइज को, जिनकी ड्यूटी है, जिन्होंने जॉब लिया है कि मैं कहीं भी सर्विस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन नौकरी के बाद, जॉब लेने के बाद हम कहते हैं कि हमें टाउन के अंदर ही जॉब देना चाहिए। तो ठीक है, टाउन के अंदर भी मिलना चाहिए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें दूर दराज एरिया, हमारी जॉब का मतलब ये नहीं है कि मेरे परिवार को रोजी रोटी मिली है। जॉब का मतलब है कि हमने सोसाइटी के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने स्टेट के लिए, देश के लिए सर्व करना है, कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन माइंड सेट अलग है। अब जब बात करते हैं कि यहाँ ट्रांसफर पॉलिसी की, आज एक फौजी है जनाब, एक फौजी है, वो एक दिन एक दिन वो नागालैंड में होता है, दूसरा उसका महाराष्ट्र में होता है, तीसरा हिमाचल में होता है, वो भी तो सर्विस करता है। तो मैं सारे एम्प्लॉयज के खिलाफ नहीं हूँ, एम्प्लॉयज की जेन्युइन इश्यूज भी है। तो एम्प्लॉयज के साथ भी ज्यादती होती है कि जब आप एक एम्प्लॉय को कहते हैं जनाब आज मैडम है ये पॉलिसी बनाएंगे, जहाँ सिस्टम चेंज होगा तो वो बेचारा अगर 2 साल के लिए भेजा 10 साल बता रहेगा। तो हमें एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है और इस रेजोल्यूशन के माध्यम से इंपॉर्टेंट यह है कि हम किस तरीके से एम्प्लॉइज को उन दूर दराज एरियाज में भेजे। तो मेरा इसमें यह था कि एक तो आरबीए के तहत जो लोग जॉब हासिल करते हैं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके तहत जॉब मिलता है लोगों को। अब ST2 आया है जिसमें अब हमारा पुंछ रजौरी जैसा मैक्सिमम एरिया है, वहां के लोगों को, तकरीबन सभी लोगों को मिला। लेकिन अब जॉब मिलेगा तो मैक्सिमम लोग कोशिश करेंगे कि हम टाउन के अंदर, सिटीज के अंदर कैसे पहुंचे। बहुत से लोग हैं जो अच्छे सोच लेके जॉब करते हैं कि हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ड्यूटी है, हम निभाएंगे। लेकिन मैक्सिमम बहुत से लोग जो भी चाहते हैं कि जॉब मिल गया, अब टाउन के अंदर कैसे आए। तो एक तो हमने आरबीए के तहत, जैसे हमारे पास एक कानून है कि 7 साल का प्रोविजन है कि 7 साल तक उसको उस एरिया में सर्विस करनी है, लेकिन ST में नहीं है। इसी तरीके से LC में लाने की जरूरत है। और इसमें मेरी ये तजवीज है कि कम से कम उसकी 1/3 जॉब, अगर वो 30 साल नौकरी करता है तो कम से कम 10 साल तो उस एरिया में दे, क्योंकि जब कंपटीशन हुआ तो कंपटीशन में उसके नंबर उस ओपन कैटेगरी के बराबर नहीं थे। तो जब उसको उसका फायदा मिला तो क्या उन लोगों को उसकी सर्विस का फायदा नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने 10 साल का दिया है, लेकिन मेरा कहने का मतलब एटलीस्ट 1/3 ऑफ द जॉब जो उस कैटेगरी के बेस पे लेता है उस दूर दराज एरिया में दे, ताकि जिस पर्पज के लिए उसको जॉब मिला है वो पर्पज डिफीट हो और हमारे लोगों को, चाहे हेल्थ का फैसिलिटी है, चाहे एजुकेशन की फैसिलिटी है, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट के, वो लोगों को मिल पाए। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा कि
जैसे एक सीए हमारा होता था कि हम दूर दराज में एम्प्लॉय जो जाता उसके सीए देते थे, एक्स्ट्रा अलाउंस देते थे हम। लेकिन आज क्या हुआ है कि हमारे टाउन के अंदर, हमारे जम्मू सिटी है, कश्मीर टाउन है, तो यहाँ हमारा एचआरए इतना ज्यादा देते हैं तो हर आदमी प्रेफर करता है कि मैं पहाड़ में जाके करूंगा क्या, वहां फैसिलिटी रहने की नहीं है, वहां खाने की नहीं है, परिवार से दूर रहना है, और टाउन में रहना है, परिवार भी आएगा और आपको एचआरए भी बढ़िया मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि दूर दराज एरियाज में जो फैसिलिटीज आज एम्प्लॉयज बहुत से एरिया जैसे गुरेज के लिए लाया, मेरा चनैनी का क्षेत्र है, मैक्सिमम हमारा दूर दराज का पहाड़ी एरिया है। दूर दराज के एरिया में गांव के अंदर लोगों के सिस्टम है कि छोटा सा मकान है, वो परिवार बड़ा है, उनके अगर वहां पे वो टीचर जाता है, वो मास्टर जाता है, हेडमास्टर जाता है, लेक्चरर जाता है, वहां उसको अकोमोडेशन नहीं मिल पाती। तो मैक्सिमम हमारे स्कूल और हेल्थ इंस्टीट्यूशन खाली ये भी एक वजह है कि वहां उनको अकोमोडेशन की बहुत दिक्कत होती है। जब हम इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रही हैं, तो क्यों नहीं हम उन बड़े हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, जो कॉलेजेस है, जो हमारे पीएचसी लेवल के इंस्टीट्यूशन है, वहां पे रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी बनाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो, तो उनका भी ध्यान रखा जाए। लिहाजा कि मैं यही कहना चाहूंगा कि ये रेजोल्यूशन बहुत अहम है और इस रेजोल्यूशन के माध्यम से मैं ये अमेंडमेंट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी किसी भी कैटेगरी के तहत जो है जिनका सिलेक्शन होता है, खासकर ये रिमोट है, आरबीए वगैरह है, एसटी वगैरह है, उनका एटलीस्ट 1/3 उसका जितनी भी ज्यादा 1/3 जॉब उसकी है वो उस एरिया के लोगों को सर्व करने के लिए दी जानी चाहिए। मैं ये कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्पीकर साहब, जो रेजोल्यूशन मेंबर ने लाया है तो इसके पीछे सबसे जो इनकी मंशा है बड़ी अच्छी है, क्योंकि जो हमारी ये रियासत है, यूटी है, जम्मू कश्मीर, ज्यादातर जो आबादी है और जो टोपोग्राफी इस रियासत की है सारा पहाड़ी सिलसिला है और ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहती है। सर, मैं जैसे कि यहाँ पे फारफ्लंग एरियाज की बात हुई, बैकवर्ड एरियाज की बात हुई, बॉर्डर एरियाज की बात हुई, बैड पॉकेट जो नोटिफाइड है एरियाज जो हमारे कुछ हैं, इस तरह मसल का इलाका है हमारा, केरन का इलाका है, तंगरार का इलाका है। इसी तरह से लोलार के जो बेशतर हिस्से हैं जिसमें वर्नव, आफन, कन्नर, बटनार, घटनार, चिल्का मैंने जिक्र किया सर पहले, तो गागल है, ये ऐसे एरियाज हैं, फार ऑफ एरियाज, फार फ्लंग एरियाज। इसी तरह मच्छल का जो है, मच्छल न कि सिर्फ एक ही जगह है बल्कि उसके भी काफी गाँव में बहुत बड़ा एरिया है, तकरीबन 30,000 की पॉपुलेशन है। और ये एरियाज जो है जो विंटर यूं ही आ जाता है, ये बिल्कुल कट जाते हैं। अभी भी इस वक्त भी उन इलाकों में बर्फ हो रही है, जैसा इनकी परेशानियां बहुत ज्यादा। इस रेजिग्नेशन के हवाले से जो यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर जो हमारे साथी हैं वो भी साथी ने यहाँ पे बात की, सर ऐसे एरियाज में सर्व करना कतराते हैं लोग, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन पर्टिकुलरली क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बात हुई एजुकेशन के हवाले से और हेल्थ के हवाले से, ये दोनों वाइटल जो है डिपार्टमेंट्स हैं दोनों, इनके हवाले से ज्यादातर बात हुई। लेकिन मोस्ट ऑफ जैसे इन एरियाज में अगर हमें बात करूं मच्छल की, इसी तरह कलारूस, मूरी इलाके की, बटनार, गागल, घटनार एरिया की, वहां की जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो माल मवेशी के साथ होती है। इसमें एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री के हवाले से भी, उन एम्प्लॉइज के हवाले से भी, या दूसरे जो एलाइड महकमे है उनके हवाले से भी एक जामिया जो है पॉलिसी बननी चाहिए। इसमें सर एक चीज है जो यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जो शास्त्री ने भी बात की इस हुकूमत का, अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, और जो उनकी काबीना है, जो फैसला उन्होंने किया है कि इन दूर दराज बॉर्डर एरियाज में, फार फ्लंग एरियाज में जो है वो इनमें इंसेंटिव की जो बात की गई, तो हमारी मिनिमम अमाउंट इन एरियाज में जो है इंसेंटिव जो है एम्प्लॉइज हैं जो वहां पे सर्व करते हैं, इनको जो है मॉनिटरी बेनिफिट मिलना चाहिए इन एरियाज में। जहां तक सर ये बॉर्डर एरियाज की, आप इतना ही नहीं, इसमें डिस्टर्बेंस भी रहती है क्योंकि बॉर्डर एरियाज हैं, वो भी एक इशू है। लिहाजा जो एम्प्लॉइज, तो मेरा ये सुझाव होगा, मेरी ये गुजारिश होगी सरकार से कि एक तो जो भी फ्रेश एम्प्लॉय
अपॉइंट होता है, उसके लिए कम से कम बाइंडिंग होनी चाहिए, ऐसे एरियाज में 2 साल की सर्विस वो देगी। और इसके अलावा जो इन एरियाज से बेनिफिट उठा करके, चाहे वो ALC के हवाले से हो, ट्राइबल जो है ये कैटेगरीज के हवाले से, ST SC जो इनका फायदा उठाते हैं और उनको RBA इनका फायदा उठाते हैं और उनको नौकरी मिलती है उस बेस पे, उनके लिए कम से कम ये जो है 10 साल बाउंड होना चाहिए कि उस एरिया में अपने इलाके में वो सर्व करें। यहाँ जिसका जिक्र किया कल भी यहाँ पे इसकी बात हुई, और ऑनरेबल जो हमारी मिसल है, काफी लोग हैं जो वहाँ की जो कैटेगरी से कोई श्रीनगर में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, वैसे उनके लिए जो है ये बाउंड किया जाए कि वो फैसिलिटीज में करें, मच्छर, टंगदार, केरन, गुरेज। तो लिहाजा उन एरियाज में नक्सल का जो भी एम्प्लॉय वहां पे है, यहाँ पे सर्व कर, उसको वापस वहां भेजना चाहिए। तो क्यों नहीं अपने इलाके को सर्व करेगा। लिहाजा मेरी गुजारिश होगी, इसमें एक चीज है, जब एक जामिया जो है पॉलिसी बनेगी, फुल प्रूफ पॉलिसी बनेगी, उसमें फिर इंटरफेरेंस भी नहीं होगी। हमें भी प्रेशर आ जाते हैं, हम ही सुपार से करते हैं, लिहाजा जब एक पॉलिसी आएगी, जब एक जो है एक मैकेनिज्म बनेगा फुल प्रूफ, तो किसी को कोई शिकायत नहीं, किसी को गुंजाइश भी नहीं रहेगी सिफारिश करने की। लिहाजा मैं इस रेजोल्यूशन की तायीद करता हूं और यही गुजारिश करता हूं कि हेल्थ सेक्टर में, जहां सर पैरामेडिक्स की यहाँ बात हुई, काफी डिफिकल्टीज यहाँ में, तो सेक्रेटरी मसल के हवाले से जो है। और दूसरी एक बात है सर, इसमें अब ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई बंदा गया, चाहे वो डॉक्टर हो, दूसरा एम्प्लॉय हो, तो फिर फंस जाता है। मेरे यहाँ नक्सल में कोई जाके इनको 15 साल हो गए, 14 साल हो गए। अब हमारी ये मजबूरी है, वो कहते हैं ट्रांसफर को, जब हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिलता हम भी कहते हैं कि नहीं, इनको मत हटाइए, वो भी जुल्म है, वो भी जाती है। वैसे उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए, ये नहीं कि जो गया फंस गया बेचारा, वैसे इसके लिए जो है अब चाहे 2 साल आप रखे राइडर इन हायर जोन में, इन इलाकों में, बॉर्डर एरियाज में, जो स्नो बाउंड एरियाज है, तो मेरी ये सजेशन है कि जो फ्रेश एम्प्लॉइज है उनके लिए कम से कम मिनिमम 2 साल का जो है पीरियड रखा जाए, और जो इन इलाकों के हैं उनके लिए 10 साल का जो है बाउंड किया जाए। और अगर वॉलंटियरली, अगर जो इस रेवोल्यूशन में प्रमोशन के हवाले से भी बात की गई है, अगर वॉलंटियरली कोई जाना चाहता हो, इन इलाकों में सर्व करना चाहता हो, उसके लिए जो है एक इंसेंटिव के तौर पर उसको प्रमोशन में जो है मौका दिया जाए। के साथ में स्पीकर साहब, मैं नजीर वजीर साहब ने जो रेजोल्यूशन लाई है, मैं इसके हक में हूं, क्योंकि जैसे हमने अपने इलाके की बात की, गुरेज की, पूरी भी वही इलाका है। और मुझे याद है कि जब मेरे वालिद साहब एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी एजुकेशन में कि जो लोग लद्दाख जाएंगे 2 साल के लिए, वापस आके उनको मास्टर ग्रेड दिया जाए। और लोग गए, खुशी से लोग गए, उनको एक इंसेंटिव मिला, और उन्होंने वहां पे लद्दाख के फारफलंग एरिया में जाकर नौकरियां की, और 2 साल के बराबर 2 साल के बाद उनको वापस लाया गया और उनको प्रमोट किया गया एज ए मास्टर। और आज उन्हीं में से कोई लोग प्रिंसिपल है, कोई सीओ चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, कोई जॉइंट डायरेक्टर है। एक तो उसी किस्म की एक पॉलिसी जो है वो लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप कश्मीर वैली को देखेंगे, तो कश्मीर वैली में ऑनरेबल स्पीकर साहब 2 जो इलाके हैं वो हमारा करना, टंगदार और गुरेज, ये कट ऑफ है। बाकी और केरन, बाकी जो इलाके हैं, अगर हम श्रीनगर से चलना शुरू करें गाड़ी में, तो कोई भी इलाका 3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं, आप वहां पे ड्यूटी भी दे सकते हैं। अगर हमारे बाड़े इलाके में बीएसएफ में लेडीज, सीआईएसएफ के जो हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं, वहां पे लेडीज, झारखंड से लेडी आ सकती है और वहां पे रह सकती है, और 1 साल में 1 बार एक छुट्टी देती है। तो हमारे लोगों को वैली के अंदर इन इलाकों में जाने में क्या प्रॉब्लम है, जाके वीकेंड को वापस आ सकते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने, जब से हमारी ये गवर्नमेंट आई है, एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर को काफी इंप्रूवमेंट आई। जो पिछले 7 साल से जो हालात थे, उन हालात को काफी इन्होंने सुधारा है। लेकिन अभी भी जो हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं,
वहां पे अभी भी खास तौर पे एजुकेशन सेक्टर में काफी सुधार की जरूरत है। जैसे अभी एजुकेशन में लेक्चरर्स 600 लेक्चरर्स प्रमोट हो रहे हैं, तो मेरी यही गुजारिश है ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से, ये इनकी पहली पोस्टिंग है ऑनरेबल स्पीकर साहब, 1.5-2 लाख रुपए ये तनख्वाह लेंगे, हमसे ज्यादा तनख्वाहें इनकी है, तो पहली पोस्टिंग होगी इनकी एज ए लेक्चरर। इनको क्या प्रॉब्लम है जाने की, मत्सर जाने, गुरेज जाना, उड़ी जाना, टंगडार जाना, 2 साल के लिए इनको कौन सी प्रॉब्लम होनी चाहिए? और हमने ये देखा है कि लेक्चरर्स की मशरूमिंग है, बारामूला में, श्रीनगर में एक सब्जेक्ट के 3-3 लेक्चरर बैठे हुए हैं, 50 स्टूडेंट हैं, 4-4 लेक्चरर बैठे हैं उस डिपार्टमेंट के। व्हाई दे विल नॉट मूव? एक एजुकेशन पॉलिसी को, कंप्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। और जो प्रमोशन जो है हमारे पास 2014 में कंट्रैक्चुअल टीचर्स लगाए गए थे, हमारी गवर्नमेंट ने लगाए थे, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट आई उन्होंने उन टीचर्स को निकाल दिया, कंट्रैक्चुअल्स को, उन बेचारे वो ओवर एज भी हो गए। उनकी भी जो फाइल है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा यहाँ बैठी है, सेक्रेटरी साहब बैठे, वो बेचारे कहते हैं कि हम जाने के लिए तैयार, या तो उनकी उस फाइल को, उन कंट्रैक्चुअल टीचर्स की फाइल को रिवाइव किया जाए, वो जाने के लिए तैयार है, वो इन फार फ्लंग एरियाज में जाने के लिए तैयार है। वो एक कंप्रहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। और जैसे कि कैसर साहब ने भी कहा, जो बेचारा फंस जाता है वो वापस आ नहीं पाता है, और एक ऑर्डर निकलना चाहिए कि भाई ये लोग जो इन इलाकों में जाएंगे आफ्टर 2 years जो एक पॉलिसी बनेगी, डीम्ड टू बी रिलीव फ्रॉम दैट प्लेस टू गो बैक। और मैं अपने लेजिस्लेटर साहिबान से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमें इस मसले में एक स्टेप लेना पड़ेगा। वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड हमें ये देखना है कि जो अगर हम अपने लोगों को वहां पे नहीं भेजेंगे तो दूसरा क्यों जाएगा। मैंने ऑलरेडी मैडम के साथ बैठ के, सेक्रेटरी साहब के साथ बैठ के मैंने कहा कि पूरे टीचर्स, मेरे मास्टर ग्रेड अगर बारामूला में पूरी जाने के लिए, कोई पटन का बारामूला का जाने के लिए तैयार नहीं है, आप उन्हीं को भेज दीजिए वहां पे। अगर वो प्री मैच्योर भी हैं, दे शुड गो देयर, दे विल सर्व देयर, उनका अपना घर है, वो वहां पे बैठेंगे और आपको भी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारी हायर सेकेंडरी में प्रिंसिपल्स नहीं है, प्रमोशन होती है, तो इनको वहां पे उन इलाकों में भेजना जरूरी है, लेकिन विद क्लियर कट एजुकेशन पॉलिसी कि भाई 2 साल के बाद ये वापस आएगा। ये इसकी एक अहम जरूरत है और इंसेंटिव देने की जरूरत है। आप सिटी अनाउंस दे रहे हैं, सिटी में हम अनाउंस दे रहे हैं, सब लोग सिटी भाग रहे हैं। सिटी अनाउंस का खत्म करना चाहिए मेरे हिसाब से। एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू सिटी, सिटी अनाउंस खत्म कीजिए, और इस सिटी अनाउंस जो है ये आप फार फ्लंग एरियाज का अनाउंस दीजिए, वहां पे लोग जाएंगे, उन बेचारों को मिलना चाहिए, और वहां पे किराए के मकान पे रहेंगे, वहां पे हायर सेकेंडरीज में रहेंगे, वो हॉस्पिटल में जाएंगे। तो ये एक अहम जरूरत है कि सिटी अलाउंस को कट ऑफ करना चाहिए और बॉर्डर अलाउंसेस रखी जाए। और साथ में जो हमारा एससी वाले हैं, अगर एससी के, मेरे यहाँ के बच्चे उड़ी में एससी के लड़के जा सकते हैं, तो एसटी को या ST2 के बच्चों को जाने में क्या प्रॉब्लम है? दे शुड गो बैक। और अगर वो उस इलाके से उनको ये बेनिफिट मिल रहा है, तो जैसे कैसर साहब ने भी कहा, गुरेजी साहब ने भी कहा, इनको बाहर लगना चाहिए कि 5-7 साल ही जाए, लेकिन ये भी नहीं है कि ओपन मेरिट वाला वहां नहीं जाएगा। ही हैज टू गो, उसको जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, कोई फैसला थोड़ा हुआ, ये इसकी राय है, इसकी राय है। ये नहीं है कि ओपन मेरिट वाला नहीं जाएगा, ओपन मेरिट वाले को भी जाना है सर। अगर हमारे वहां पे पोस्ट वहां पे खाली हैं, दे हैव टू गो एंड दे हैव टू सर्व, बट विद ए क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए, जिस पॉलिसी के तहत जाए वो करें। शुक्रिया। डॉक्टर रमेश मिश्र, बहुत शुक्रिया सर। ये जो आज जल्दी करेंगे, गुरेजी साहब ने जो आज यहाँ पे रेजुलेशन लाया, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं खुद बनी के एक पहाड़ी दूर दराज इलाके से आता हूँ। यहाँ पे सर कहा जाता है कि हिंदुस्तान अगर कहीं बसता है तो वो गांव में बसता है, लेकिन आज गांव की हालत बहुत खराब है। चाहे स्कूल के लिहाज से ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटल से ले लीजिए, आज स्कूल भी खाली है और हॉस्पिटल भी खाली है। हर एक की दौड़ लगी है कि हम शहर की तरफ भागें। इवन कि हमारे वहां के अपने जो RBA पे पढ़े हैं, क्वालिफाई हुए हैं, सीट निकाली है, जॉब ली है, वो भी वहां पे जॉब करने के लिए तैयार नहीं है। यही मसला जब हमारे हॉस्पिटल्स को लेके मैंने मैडम स्कीना 2G से बात की, तो उन्होंने वहां पे गायनोकोलॉजिस्ट वहां पे ट्रांसफर किया।
लेकिन वो गायनोकोलॉजिस्ट वहां ज्वाइन करने के बजाय कोर्स से लेके फिर वहां वापस पहुंच गया। और इससे ज्यादा हमारे टीचर जो वहां के लोकल वहां पे उनकी ट्रांसफर की गई, लेकिन हमारे सीईओ साहब जाने से पहले एक दिन पहले, रिटायर होने से एक दिन पहले साफ साफ नोटिफिकेशन करके फिर वहां पहुंचा गए। मैडम की डायरेक्शन की वो ऑर्डर कैंसिल हुए, लेकिन वो फिर टीचर जाके कोर्ट से स्टे लेके फिर वहीं आगे, लेकिन वहां नहीं जा रहे हैं। एक टीचर ही अगर जिससे हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो एक समाज का निर्माण करेगा, लेकिन वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो घर से बनी एक पहाड़ी इलाका है, लेकिन बनी में पहाड़ी इलाकों को भी दो तरीकों में डिवाइड किया गया है। जो मेन बनी है वो वहां पे ही रहना चाहते हैं, जो गांव के स्कूल है वहां नहीं जाना चाहते। अगर यही हालात रहा तो फिर इससे होगा क्या? इससे फिर स्कूल और हॉस्पिटल खाली नहीं होंगे, गांव खाली हो जाएंगे। और गांव खाली होंगे कैसे? आज जो भी पढ़ा लिखा नौजवान है वो अपनी फैमिली लेकर शिफ्ट हो रहा है शहर में, उसके बूढ़े माँ बाप पीछे गांव में रह गए। आज गांव में सिर्फ बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, नौजवान शिफ्ट हो गए अपनी फैमिली लेके, क्योंकि वो अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, हेल्थ सिस्टम चाहते हैं, जो वहां पे मिल नहीं रहा है। मेरी सर आपसे गुजारिश है कि जो ये रेजुलेशन लाया जा रहा है, उस रेजुलेशन के तहत हर एक को कंपल्सरी किया जाए कि उन एरियाज में कम से कम 2 साल अपनी ड्यूटीज दें। और जो आरबीएस की कैटेगरीज पे जो सिलेक्ट हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, वो एटलीस्ट 10 साल तक वहां पे अपनी जॉब करें। मेरे साथ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत ये है कि वहां पे कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है, सभी पोस्टें वेकेंट है। ऐसे ऐसे स्कूल है, हमारे ल्यूंडी स्कूल है, वहां 100 के स्टूडेंट है, टीचर एक है। बांचल में चले जाइए, हाई स्कूल है, 150 के करीब स्टूडेंट्स हैं, 3 टीचर हैं। तो क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ाएंगे? अगर यही हालात रहा तो फिर आज के टाइम में जो गांव जिस तरीके से खत्म हो रहा है, ये गांव खत्म नहीं होगा तो देश खत्म हो जाएगा। और अगर हमें गांव का और देश का निर्माण करना है तो इस सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को और एजुकेशन सिस्टम को गांव में मजबूत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। इसके बाद सर, ये जो रेजोल्यूशन लाया गया है, मैं इसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। जब बजट की स्पीच दी गई, चीफ मिनिस्टर साहब ने दी थी, तो उसमें भी उन्होंने एक चीज मेंशन की थी कि हार्ड जोन में जो लोग सर्व करेंगे उनके लिए इंसेंटिव रखा गया, क्योंकि इस रेजोल्यूशन में जो फार फ्लंग एरियाज के लोग हैं, खासकर जिस तरीके से पीर पंजाल खिता है, चनाब वैली है, टंगदार, उड़ी, ये वाले एरिया हैं, हमने देखा कि वहां एम्प्लॉइज नहीं जाते। और वहां के जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो बॉर्डर एरिया है, चलास का है, डुंडी का है, पोर्टल का है, वहां स्कूलों में ना तो प्राइवेट स्कूल है ना प्राइवेट हॉस्पिटल है। वहां के बच्चे, वहां के लोग, चाहे एजुकेशन के लिए चाहे इलाज के लिए, वो सरकारी इंस्टीट्यूशन, सरकार के द्वारा जो स्कूल है वहीं उनको एजुकेशन मिलेगी, और जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वो भी सरकार के द्वारा ही मिलेगी। लेकिन हमने देखा कि हर आदमी शहर की तरफ जा रहा है, गांव की तरफ कोई भी नहीं जाता। पीछे मैडम ने ट्रांसफर की थी, जो भी जिस तरीके से मेरे साथी ने कहा कि ट्रांसफर जब हुई तो वो या तो मॉडिफाई कर दिए या फिर कोर्ट से लेकर फिर शहरों में अगर 50 एक स्कूल में 50 बच्चे हैं, वहां 20 टीचर बैठे हुए हैं, लेकिन गांव में अगर 500 बच्चे हैं तो टीचर सिर्फ 3 हैं। तो इसमें 2 एस्पेक्ट में काम करने की जरूरत है। एक तो हम अगर उनको भेजें तो हम उनके लिए इंसेंटिव रखें, ताकि एक मुलाजिम जब कहीं गांव में जाए, सर्व करे, तो उसको एक मिले कि मुझे ये इंसेंटिव मिल रहा है, इसलिए वो वहां जाए। दूसरा, वहां उसको इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने देखा सर, जहां भी दूर दराज एरिया में पोस्टिंग जो एम्प्लॉइज नहीं जाते, वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां उनके रुकने की व्यवस्था नहीं, उनके क्वार्टर्स नहीं। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और इस रेजोल्यूशन को पास करके हम उन गरीब लोगों का भला करेंगे जो सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंड है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो चाहे उसके स्कूल्स हो। इसलिए मैं इस रेजोल्यूशन की सपोर्ट करता हूं, और ये रेजोल्यूशन पास करके एटलीस्ट, उन्होंने 2 साल कहा, एटलीस्ट 5 साल तक वो वहां जाए और उसको इंसेंटिव मिले और प्रमोशन में भी उसको बेनिफिट मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, थैंक यू सर। मैं खड़ा हूं सपोर्ट करने के लिए रेजोल्यूशन को, और बहुत अहम मसला है। हमारे यहाँ भी बड़े पहाड़ी इलाके हैं, बलाई इलाके हैं, कट ऑफ होते हैं। सर, ये जो वर्ड है हार्ड एरिया, ये सब प्रॉब्लम है सर। कश्मीरी में बोलते थे लोग को भवन, तो मैं बोलता हूँ भवन जी क्या है। जब मेरी शादी हुई तो मालूम पड़ा गिलगित में एक जगह है भवन जी। जब महाराजा साहब के टाइम में किसी को वहां भेजते थे तो बोलते थे लोग को भवन जी। तो हमने भी इन हार्ड एरियाज को भवन जी बनाया था।
जब तक रेफरेंस पॉइंट पनिशमेंट होगा, व्हाई वुड समबडी वांट टू गो देयर? हम उनको भेज रहे हैं एज पनिशमेंट। सर, स्कूल में एक मिक्स होना चाहिए। दे नीड द बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर, अब वो आरबी वाला हो या ओपन मेरिट वाला हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप सिर्फ आरबीए वाले और कैटेगरी वालों को वहां भेजेंगे, मे बी दे विल नॉट बी एबल टू गिव द बेस्ट स्कूल दैट दे डिजर्व। जब सब जगह से आएंगे तब जाकर सर, लेकिन जो बेसिक प्रोमिस है कि अगर मैडम मिनिस्टर साहब अभी यहाँ हैं, इज दैट ये जो रेफरेंस पॉइंट पनिशमेंट का बन जाता है, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। सर, मैं आपको बता दूं कि और आज की बात नहीं है, पिछले 20 साल 30 साल से हकीकत यह है सर कि हम डंप करते हैं वहां। ये जो टफ एरियाज है हम डंप करते हैं, जैसे कोई मुखालिफ हुआ उसको डंप कर दिया। लेकिन सर, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैडम साहबा करिए, नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूं पहले करते थे, हो सकता है किया हो, लेकिन रियलिटी ये है सर that only a mix of open merit and reserve categories can build up a good school, a good hospital. अगर आप सिर्फ बोलेंगे नहीं इसको वहां से पढ़ा तो इसको उधर ही भेजना है, that will not work. सर, और एक छोटी मुंह बड़ी बात, ये जो इंटरवेंशन की बात है मेडिकल में, ऑपरेशन की बात है, तो देखिए अभी फारूक शाह साहब ने बोला प्राइवेट स्कूल। द रीजन देयर आर नो प्राइवेट स्कूल्स इज वहां प्राइवेट स्कूल सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, वहां उतने लोग ही नहीं है। और एक जगह से अब मस्जिद है, मस्जिद इटसेल्फ में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोग पता नहीं कितना टाइम लगता है, तो यहाँ 10 बच्चे 20 बच्चे सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं मिनिस्टर साहब को अपील करूं कि अगर डिग्निफाइड लाइफ इनको देनी है फॉर डिलीवरीज और ऑपरेशन, तो हमें JNK के लिए एक एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर टाइप का हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए किसी भी हालत में, इफ यू बिलीव इन देयर डिग्निटी। अदरवाइज जो वहां बेचारी डिलीवरी देनी हो या ऑपरेशन हो, दे वेट टू डाई। सर, मैं इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट करता हूं, बट आई एम बिगेस्ट सपोर्टर दैट वहां के हालात तय करेंगे कि कौन सा टीचर चाहिए, कौन सा डॉक्टर चाहिए। हमें ये पनिशमेंट मोड जो बनाते हैं ये नहीं रखना, बट इट्स अ वेरी गुड रेजोल्यूशन एंड सपोर्ट। दूसरा आप मिनिस्टर साहब का जवाब दे देंगे। मिनिस्टर नहीं, आप तो बाकी रेजोल्यूशन भी है, बाकी रेजोल्यूशन हाँ और भी रेजोल्यूशन। हाँ मिनिस्टर तो अप्लाई तो बोलने दीजिए। और भी रेजोल्यूशन है, और भी इसको सपोर्ट करता है, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करते। हमारे भी इसलिए हम क्यों नहीं सपोर्ट करते? हमारी भी बात तो आए ना ऐवान में, अगर सब सपोर्ट ही करते हैं, लेकिन बाकी रेजोल्यूशन भी हैं, वो रह जाएगी। कोई चला 75 ईयर से हम इसी खेल में लगे हैं। ST SC रिजर्वेशन कैटेगरी, वो कैटेगरी जब मुझे बताया सर इनको रिजर्वेशन दी है, उसी पे ये नौकरी भी कर रहे हैं, और जब उनको वहां शुरू करने की बात आती है तब ये डर जाते हैं आधे सिटियों पे। उन्होंने रिजर्वेशन दी है, उन्हें बेनिफिट्स लिए हैं, तो वहां क्यों नहीं जाएंगे? हम जो क्लास में डिफरेंस करते हैं, हम अभी तक जूझ रहे हैं रिजर्वेशन से, अभी तक हमारा रिजर्वेशन इशू हल नहीं हो रहा है। अब हमारा जो कश्मीर है वो 20% बेट पे आ गया है, और नौजवानों को क्या जवाब देंगे अगर हम इनको आज भी यही कहेंगे क्योंकि मुश्किल है, वहां इलाका है तो कश्मीर लोगों को जाने दो वहां, क्योंकि वहां पनिशमेंट है। वहां के लोगों को रिजर्वेशन मिली है, इस चीज पर रिजर्वेशन कि वो वहां सर्व करेंगे। डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, चाहे वो गुरेज हो, चाहे वो बचल हो, चाहे वो बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं, वो बड़े बड़े डिग्रियां लेके आए हैं, वो सिटियों में आते हैं। बड़े बड़े अफसर हमारे डिप्टी कमिश्नर 4-4, 5-5 लेके घर में है, वो बड़े बड़े उनको इकोनॉमिक वो वायबल है। लेकिन ये हर कोई यही चाहता है कि अपनी वो वोट बैंक की पॉलिसी करे। हम इसके खिलाफ है। हम ये चाहते हैं नहीं, मेरिट में होना चाहिए। इनको जो मेरिट मिला है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 7 साल इनको वहां सर्व करना है, उनको वहां सर्व करना चाहिए एट द कास्ट ऑफ मेरिट। आज फिर वही अब बात आ रहे, जो बेचारे मेहनत करते हैं, जो मेरिट में आते हैं, उनको पहले हमने खिंचाई की है। दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस। साहब एक मिनट। अरे स्पीकर साहब, जो रेजोल्यूशन जिस फॉर्म में लाया गया, इन्होंने इसमें कहा कि जो प्रमोशन जो एम्प्लॉइज की होगी वो बेस्ड ऑन एटलीस्ट 2 years सर्विस इन फारफलंग एरिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फारफलंग एरिया से मैं भी बिलोंग करता हूँ, दिक्कतें हमें बहुत सारी हैं, लेकिन रेजोल्यूशन में ये जो बताया गया है कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो प्रमोशन जो होंगी
वो बेस्ड ऑन की 2 साल फारफलंग एरिया में सर्विस किए हो। मुझे ये बताइए कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के जो टीचर्स हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है, उन्होंने कब फारफलंग एरिया में जाना है, फिर उनकी प्रमोशन होनी है। आपके जो सर्विस जो रिक्रूटमेंट के जो रूल्स हैं या जो डीपीसी है, जो जो प्रोसेस है आपका प्रमोशन का, वो कहाँ गया फिर? कि अगर मैं सिर्फ ये कह रहा था कि प्लेन एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट कैडर की जो पोस्ट हैं, वो अगर वहां पे यहाँ कोई टीचर है, फार्मासिस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कैडर में है, उसने कहाँ जाना है प्रमोशन के लिए? वो कब जाएगा फारफलंग एरिया में, तो फिर वहां से आके फिर वो जाके प्रमोट होगा। इसलिए जिस फॉर्म में लाया गया, दिखता जरूर है फारफलंग एरिया में हम लोग भी बिलोंग करते हैं, और खासकर जो कैटेगरीज में जो लगे हैं, खास आरबीआई में जो लगे हैं, उनको सर्व करना 7 ईयर्स मैंडेटरी है। मेरा यह सुझाव होगा कि इसके लिए हमें ट्रांसफरशिप पॉलिसी बनाई जाए और उन एम्प्लॉइज को मिनिमम वहां उस एरिया में सर्विस उनको करें, वहां पे वो 2 साल का पीरियड मिनिमम हो या 3 का, जो भी सरकार रखती है। लेकिन एक पॉलिसी के तहत आप बोलोगे प्रमोशन अगर इस बेस पे होगी, तो मुझे नहीं लगता में इसको हाँ मिनिस्टर साहब, मैं आपको आपस में नहीं, आपने बात कही अपनी बात। डॉक्टर साहब देखिए डॉक्टर साहब, बस आप बैठे। डॉक्टर साहब आपने अपनी बात की। हाँ मिनिस्टर साहब, सर जो रेजोल्यूशन यहाँ पे लाया गया है, मैं इस रेजोल्यूशन के मुखालफत के हक में खड़ी हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो ऑनरेबल मेंबर्स का कंसर्न है, क्योंकि सबने यहाँ पे अपनी अपनी बात रखी, क्योंकि ये हाउस इसीलिए है ताकि सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। किसी ने इस रेजोल्यूशन के हक में बोला, किसी ने इसके खिलाफ बोला है, क्योंकि ये ख्यालातों की जंग है, बैटल ऑफ आइडियाज। इसमें हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जहां तक रेजोल्यूशन का सवाल है, मैं समझती हूँ ये हमारा भी कंसर्न है, हम सबका कंसर्न है कि दूर दराज इलाकों में हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी सबसे ज्यादा हो, क्योंकि दूर दराज इलाके में न तो आपके पास जीएमसी है, न तो आपके पास शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसी फैसिलिटी है, न तो आपके पास एमआरआई है, न तो आपके पास सीटी स्कैन है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार ने पिछले इस 1 बरस में कोशिश की कि उन एरियाज में डोर स्टेप कम से कम हेल्थ फैसिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में मैं समझती हूँ कि जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स दूर दराज इलाकों से है, चाहे वो टंगदार हो, चाहे वो बाकी पाडर हो, कश्तवाड़ हो, या और सारे एरियाज हो, जहां पे टीचर अवेलेबल होना, मास्टर अवेलेबल होना, प्रिंसिपल अवेलेबल होना, स्कूल में हर फैसिलिटी अवेलेबल होना, प्लेग्राउंड अवेलेबल होना, लाइब्रेरी अवेलेबल होना, ये हर इंसान चाहता है कि मेरा इलाका जो है उसमें हर एक फैसिलिटी अवेलेबल हो। सर पिछले 1.5 साल से इस सरकार ने जो जो कदम उठाए हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करने के लिए, सर ये भी सही है कि हमने 0 से स्टार्ट किया है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, क्योंकि पिछले 8-10 वर्षों में ये डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा इग्नोर हुए हैं। चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, न तो कोई ट्रांसफर पॉलिसी पे कुछ काम हुआ था, हेल्थ सेक्टर में इक्विपमेंट्स पे काम नहीं हुआ था, डॉक्टर्स हमारे पास नहीं है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। सारे ऑनरेबल एमएलए इसका जिक्र करते हैं अक्सर बेशतर, लेकिन सर मैं जानती हूँ किस तरह से हमें रैशनलाइजेशन कर करके स्कूलों को किस तरह चलाना पड़ता है, हायर सेकेंडरीज को किस तरह चलाना पड़ता है, कॉलेजेस को किस तरह चलाना पड़ता है, क्योंकि उसके वजूहात ये हैं, एक तो पिछले 8-9 वर्षों में कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं,
अगर इस बार हमने प्रमोशन से स्टार्ट किया है, चाहे वो लेक्चरर्स की प्रमोशन हो, चाहे वो मास्टर्स की प्रमोशन हो, चाहे वो बाकी चीजें हैं, वो हमने इस 1-1.5 बरस में करने की कोशिश की। चाहे 500 डॉक्टर्स लगाने की बात हो, चाहे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को पोस्ट रेफर करने की बात हो। यहाँ पे कई साथियों ने कहा है कि मेडिकल एजुकेशन में पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है। हमारे पास कोई फार्मासिस्ट नहीं है जो वहां इंजेक्शन लगाए, जो वहां पे इमीडिएट फर्स्ट एड दे सके। सर मैं मानती हूँ, सही बात है, कई कई एरियाज ऐसे भी हैं जहां बहुत कमी है, लेकिन ये भी नहीं है कि फिर फार्मासिस्ट भी ना हो, डॉक्टर भी अवेलेबल ना हो, नर्स भी अवेलेबल ना हो। कभी कभी हम वो चीजें यहाँ बोलते हैं जो शायद बिल्कुल सही नहीं, कुछ परसेंट सही होते, मैं मानती हूँ, लेकिन इतना ज्यादा फिर के बिल्कुल ही कुछ ना हो, ये भी हमें नहीं कहना चाहिए। कम से कम हमें इस चीज को अप्रिशिएट तो करना चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन उस चीज पर हम बात नहीं करते हैं। जहां तक इस रेजोल्यूशन का सवाल है, सबसे पहले इस रेजोल्यूशन में जो बात की गई है कि उस इलाके में जाने के लिए आप प्रमोशन दे दीजिए। हाउ इज इट पॉसिबल सर? आप बताइए, किसी का मेरिट होगा, मैं उसका मेरिट कैसे छीन सकती हूँ? वो डीपीसी के जरिए में प्रमोट होता है, वो अपने प्रमोशन के जरिए उसको प्रमोट किया जाता है, तो मैं कैसे उसको दूर दराज इलाके में भेज के ये क्राइटेरिया रखूं कि आपको 5 साल यहाँ सर्विस देनी है, आप प्रमोट हो जाओगे एज लेक्चरर, एज टीचर? ये सर पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन चीज है। लेकिन ऑनरेबल एमएलए ने जो कंसर्न दिखाया है वो भी सही है, मैं ये नहीं कहती हूँ। और जो बाकी ऑनरेबल एमएलए ने कहा कहीं कहीं पे, ये सही बात है। जो लगे हैं रिजर्वेशन के जरिए, जिनको इसी पे एज बैकवर्ड जिनको नौकरी मिली है, जो एज बैकवर्ड के जरिए उनको डॉक्टर सीट मिली है, नीट के जरिए उनको मार्क्स ऐड किए गए हैं क्योंकि ये बैकवर्ड है, या वो एसटी है, या वो एससी है, या वो बाकी कैटेगरीज में आते हैं, उनको इस बुनियाद पे सीट दी जाती है ताकि ये इन दूर दराज इलाकों में लोगों की खिदमत करें। अब एक मेरिटोरियस बच्चा जो रात भर मेहनत करता है, जो दिन भर मेहनत करता है, जो मर जाता है मेहनत कर करके, उसका और इसका कोई मुकाबला नहीं हो पाता। वहां 200 के करीब पे सीट मिल जाती है, यहाँ 650 पे भी बच्चा ड्रॉप हो जाता है। ये जाती नहीं होगी तो क्या होगी? और अगर फिर कई लोगों ने, सर जब से मैं 1.5 साल से डिपार्टमेंट देख रही हूँ, मैंने कई ऐसे एरियाज देखे जहां हमारे डॉक्टर्स ने पोस्ट अलॉन्ग विद पोस्ट अपनी ट्रांसफर वापस करवाई श्रीनगर में। जो पोस्ट वहां पे था एज बैकवर्ड के जरिए वो डॉक्टर बना, लेकिन उसके बाद उसने अलॉन्ग विद पोस्ट अपनी ट्रांसफर श्रीनगर कराई। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई मिसालें हैं, यहाँ मैं बताना नहीं चाहूंगी क्योंकि ज्यादा इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर्स को ये चीज बताना चाहूंगी कि रिजर्वेशन के जरिए जो लगे हैं उनको वहां पे काम करना चाहिए, और जो मेरिट पे लोग लगे हैं, जैसे अभी इस बजट सेशन में आपको सर याद है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, हम बार बार जिक्र करते थे कि श्रीनगर में इंसेंटिव है लेकिन होने चाहिए गाँव में। लेकिन ये अच्छी बात है, श्रीनगर में होने के साथ साथ इस बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंसमेंट किया है कि दूर दराज इलाकों के लिए भी अब इंसेंटिव जो वहां पे जाएगा, हमारा मुलाजिम चाहे वो आरएनबी डिपार्टमेंट से हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो, हमारा डॉक्टर भाई हो या हमारी टीचर बहन हो या टीचर भाई हो, इस बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट में ऐलान किया है कि वहां पे भी इंसेंटिव्स मिलेंगे। सर लेकिन बदकिस्मती की बात है, यहाँ पे जावेद साहब ऑनरेबल एमएलए साहब हैं टंगदार के, मैं आपको बताऊंगी कि इस साल पूरे समर में हमने इतने डॉक्टर्स वहां पोस्ट किए करने की कोशिश की, उनको वहां पे एक्स्ट्रा हमने बेड दिए, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाए, 4 या 5 डॉक्टर पोस्ट किए और 5 डॉक्टरों ने सस्पेंड होना मुनासिब समझा, लेकिन वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। ये सिस्टम जो है इतना खराब हो चुका है, लेकिन उसके जिम्मेवार कहीं पे हम लोग भी हैं, कहीं पे मैं जिम्मेवार हूँ, कहीं पे कोई और जिम्मेवार हूँ। हमें हर चीज में वोट पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के होना चाहिए। जब हमारे दूर दराज इलाकों में हमारे स्कूल बंद पड़े थे, जिनको लॉक लगा हुआ था 96 में, मुझे आज भी याद है जब पाकिस्तानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने, सर उस कैबिनेट में आप भी मिनिस्टर रहे, और हमारे उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर शफी उड़ी साहब,
जिन्होंने RET स्कीम लाई कैबिनेट में और आपके साथ साथ उसको कैबिनेट में अप्रूव करवाया, और वो दूर दराज इलाके जहां बंद पड़े थे, लॉक पड़े थे, कोई जाता नहीं था, लेकिन वहां का अगर कोई RET स्कूल में बच्चा लगा और वो स्कूल खुल गए, आज तक वो स्कूल जो है वो फंक्शनल है। इसी तरह मैं ये कहती हूँ, लोग यहाँ ऑनरेबल MLA कहते हैं आप लगा दीजिए, कैसे लगाऊं मैं, किस रोल के तहत लगाऊं मैं, कहां से मैं उनकी तनख्वाह कल दे दूंगी, मैं किसी को ऐसे घुमा तो नहीं सकती, आप जाओ जी यहाँ पे काम करो एक टीचर एडहॉक बेस पे। जब हम लगा ही नहीं सकते, जब हमें रूल अलाउ ही नहीं करता है, तो मैं किस खाते से लगाऊं। रूल और रेगुलेशंस का देखना बहुत जरूरी है, ऐसे आनंद फानंद में हम कोई चीज नहीं कर सकते। जब यहाँ बात आती है अपग्रेडेशन की, हर एक ऑनरेबल MLA, मैं भी एक MLA हूँ पहले, उसके बाद मिनिस्टर हूँ मैं, जब बात उठती है हर एक ऑनरेबल MLA कहता है जनाब वहां पे आप अपग्रेड करिए, जनाब वहां पे आप न्यू ओपनिंग दे दीजिए, जनाब वहां पे आप हायर सेकेंडरी दे दीजिए, वहां पे आप हाई स्कूल दे दीजिए। एक तरह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको हमें ठीक करना है, उसको टीचर देना है, वहां डॉक्टर देना है, वहां पैरामेडिकल स्टाफ देना है। तो फिर हम एक साइड से क्यों ये मतलब दो साइड से हम क्यों काम करते हैं? एक साइड से हम कहते हैं ठीक करेंगे, दूसरे साइड से कहते हैं अपग्रेड करेंगे। अब सर ये तो नहीं हो सकता कि आपका टीचर नहीं है और आप जाएंगे रिबन काट के स्कूल को अपग्रेड करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके मेरी गुजारिश है कि आप ये रेगुलेशन जो आपने लाया है इसको वापस ले लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जो ये दूर दराज इलाके हैं, सरकार आप ऑलरेडी काम कर रही है, चाहे वो CRC के जरिए हो, चाहे वो एडहॉक अपॉइंटमेंट्स के जरिए हो। हम इन स्कूलों में जो भी स्टाफ की जरूरत है, जो भी डॉक्टर्स की जरूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, सरकार कोशिश कर रहे हैं ताकि ये वैकेंसीज फिल हो और वहाँ के बच्चे वो भी पढ़े, वो भी आगे बढ़े, वो भी तरक्की करे, वो भी मेरिट में आगे आए, ताकि वो भी अपने एरिया का जो नाम है उसको रोशन कर सके। शुक्रिया। ऑनरेबल स्पीकर सर, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, यहाँ ऐसा तासुर दिया जाता है, ये तासुर दिया गया कि जैसे हम ST और SC वाले जो हैं वो नहीं चाहते हैं उन लोगों को जो उस कैटेगरी पे लगे हैं उन इलाकों में खिदमत करने के लिए। मैं चैलेंज करता हूं आज इस हाउस में, आप निकालिए आर्डर उन सबका, कौन रोक रहा है उनको, किसकी सिफारिश है? अगर नजीब गुरेजी सिफारिश करता है मत मानिए, लेकिन मुझे डॉक्टर चाहिए, मुझे इंजीनियर चाहिए, मुझे टीचर चाहिए। दूसरा मेरे साथी ने ये तासुर दे दिया, ये डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट। हम कहां कह रहे हैं? हम कह रहे हैं टीचर को जब मास्टर बनाओगे, देखिए टीचर को जब मास्टर बनाओगे तो उसी डिस्ट्रिक्ट में उसको पहले उसको 2 साल कहो कि आपको ये क्या कहते हैं टीचर आपको सर्व करना है। और ये नहीं है कि खाली गुरेज के लिए, ये आपके जो पिछले यार बात करने दीजिए प्लीज, नहीं है, आप बात सुनिए। तो ये नहीं है गुरेज के लिए नहीं है, ये आपके बनी के इलाके में भी है, क्योंकि जून बनाएंगे, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जून बना है, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। ये मागाम में भी जून बना है, जून 1, जून 2, जून 3, जून 4। ये गुरेज में भी बना है, ये उड़ी में भी बना है, ये सुंबल सोनावारी में भी बना है, ये बांडीपोरा के इलाके में कच्छल वगैरह वो इलाके जो है राजौरी पुलिस के इलाके। तो हर MLA का ये क्या कहते हैं, ये नहीं है खाली गुरेज के बारे में मैंने बात नहीं की है, मैंने हर इलाके की बात की है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की है। मैं यार बात सुनिए ना, बात सुनिए सरदार जी, अरे सानू बोलने दे दीजिए, रुकिए। मुझे ये बताओ, प्रमोशन आप अभी मिनिस्टर साहिबा ने कंडक्ट किया अपना ही बयान। उन्होंने कहा 3 डॉक्टर मैंने कंगदार भेजे, तीनों नहीं गए, सस्पेंड होना उन्होंने माना, 5 और 5 के 5 नहीं गए। अगर उनको ये पता होता कि हमें नहीं जाने से हमारी प्रमोशन रुक जाएगी, उनको पता है कि सस्पेंड हो जाएंगे, 2 साल रहेंगे, साल रहेंगे, फिर हम बहाल हो जाएंगे, उसके बाद हमें कौन क्या बिगाड़ सकता है। अगर उनको ये डर होता, सर मैं एक बात कहूंगा, इस्लाम तकदीर नहीं है, मतलब मैं तकदीर नहीं कर रहा हूं, हमारे तकदीर ये सब सर हम सबके लिए, हम सबका मसला है, ये हम सबका मसला है सर। इस्लाम में कहा गया है, अगर चोरी करोगे तो हाथ काटो,
हाथ क्यों काटने का? चोरी करना हाथ काटना सजा नहीं है। हाथ काटना इसलिए ताकि दूसरे डरे चोरी नहीं करे, तब में है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं, आप टीचर को जब मास्टर बनाओगे तो आप कहो 2 साल इन इलाकों में 4th जोन 5th जोन में दे दो, फिर हम आपकी प्रमोशन करेंगे लेक्चरर। तो मेरी गुजारिश है, यहाँ को ये ताकत दिया गया एसटी नॉन एसटी, इट इज नॉट एसटी अबाउट नॉन एसटी, इट इज अबाउट पीपल who are not serving these areas, either they are ST or non-ST. ST वे नहीं है, मुझे कोई, मुझे एक टीचर चाहिए, मुझे एक हैंडवर्क चाहिए। सो मैं आज कॉन्फ्रेंस पे छोड़ता हूँ इस पूरे हाउस के। ठीक है, चलिए बात। मैं आप ये जो आपको उन्होंने अपील की है विड्रा करने की, नहीं कर रहे हैं यहाँ, आप इन मेंबरान के कॉन्फ्रेंस पे छोड़ता हूँ। नजीर साहब, नजीर साहब, नजीर साहब एक बात सुनिए, जरा एक बात सुनिए। अभी कॉन्शियस की बात आप मत करें, अभी आप इस बात पर फैसला करें आप वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर आप कहेंगे मैं नहीं ले लूंगा, मुझे वोट के लिए पुट करना ही करना है। लेकिन फिलहाल इस सवाल का जवाब जो मैडम ने आपको पूछा उसको पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद जब वो स्टेज आएगा वो देखेंगे। मुझे विड्रा करना था, ईमानन मुझे विड्रा करना था सर, मैं विड्रा करता, लेकिन मुझे इस बात से दुख लगा। यहाँ पर ऑनरेबल मिनिस्टर, जरा भाई बात करने दो प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने यह तासुर दे दिया कि नजीर कुरैशी जो है वो ये चाहता है कि अपने लोगों को श्रीनगर में लाके रखे और श्रीनगर वालों को वहां ले जाए। आई हैव नेवर बीन दैट मैन, आई एम रियलिटी, माय पीपल आर माय प्रायोरिटी। तो अगर ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा, ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा, मुझे इससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको है, आपके डिपार्टमेंट को है, आप पे प्रेशर कम होगा। आप एक बार सोचिए इस पे कि आप इस पे गौर करेंगे तो मैं फिर विड्रा करता हूं। अगर आप गौर नहीं करेंगे, आप इसको टोटली रिजेक्ट करेंगे तो फिर मैं विड्रा नहीं करूंगा। चले इनको बात करनी भी। सर एक तो ये कि इन्होंने मुझे कहा है कि नजीर साहब को ये है कि ये सब, मैंने इनका ये नहीं कहा, मैंने कहा ओवरऑल जो आते हैं सिफारिशें भी क्या, इसके बावजूद भी जब लोग खुद आते हैं बगैर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के, वो खुद चाहते हैं कि हमें श्रीनगर में ही रखे, हम गाँव नहीं जाना चाहिए। इसमें किसी का ये नहीं कहा मैंने कि कोई स्पेसिफिक नाम लिया मैंने, इसमें ये गलत समझ रहे हैं नजीर साहब। दूसरा ये है कि अब बात करने दीजिए 2 मिनट। दूसरा ये है कि ट्रांसफर पॉलिसी की, जहां तक मैं ये भूल गई अभी आप इसमें बताना, मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए अपने डिपार्टमेंट में हिदायत दी है कि ट्रांसफर पॉलिसी तो जरूर काम होना चाहिए। सर ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि जब ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी, क्लियर होगा, जब कोई भी टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर उसको जब मैच्योर सिटी होगा, वहां खुद आना चाहिए कंप्यूटर में कि इसका सिटी हो गया है, इसको अब उठाना है। ये एक सिस्टम बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि ये कंट्रीब्यूशन रहेगा। और ये रोज की एप्लीकेशनों पर लिखना, उसको इधर लाओ, उसको इधर लाओ, इससे बहुत नुकसान है, बहुत टाइम जाया होता है और जो सही लोग हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाता। जहां तक नजीर साहब का सवाल है, मैं उनको यही कहूंगी कि वैकेंसीज जो है, मैंने पहले भी कहा है, हमारा काम है, हमारी जिम्मेवारी है डिपार्टमेंट की, वैकेंसीज को फिल करना, दूर दराज इलाकों में टीचर भेजना, ये सरकार की जिम्मेवारी है और मैं इस पे ऑलरेडी काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह आगे भी काम करते रहेंगे। विड्रॉ करे रेजोल्यूशन, इसकी जरूरत नहीं। आफ्टर assurance of honorable minister, I withdraw my चलिए, जो ऑनरेबल मेंबरा जनाब नजीर अहमद कुरैशी साहब को अपना रेजोल्यूशन वापस लेने की इजाजत देते हैं वो हाँ कहें, जो इजाजत नहीं देते वो ना कहें। जरा हाँ वाले जो हैं, हाँ वाले हाथ खड़ा करें।
नाव वाले भी हाथ खड़ा करें, काम है काम है। रेजोल्यूशन वापस लेने की इजाजत दी जाती है। नाउ जनाब हसन मसूदी साहब। Sir, I rise to move this House resolves that all measures be taken by the government to regularize the possession of state land and all types of shamlar land in use of registered private and government education institutions. And till the regularization process is completed to allow such education institutions to function on the present premises without any objection on account of property status of such land. ये ऐवान करार पेश हुई है कि ये ऐवान करार देता है कि रजिस्टर शुदा और निजी और सरकारी तालीमी इदारों के ज़ैली इस्तेमाल खालिसा सरकार अराजी और तमाम अक़साम की शामिलात के कब्ज़े को बाकायदा बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम इक़दाम उठाए जाए। नेज़ मज़कूरा अराजी को बाकायदा बनाने का अमल मुकम्मल होने तक उन तालीमी इदारों को मौजूदा इमारत में बगैर किसी एतराज़ के अपना तालीमी काम जारी रखने की इजाज़त दी जाए। इस सिलसिले में हस्ब मामूल जनाब निज़ामुद्दीन भट्ट साहब की तरफ से तरमीम मौसूल हुई है, जिसको मैं वक्त बचाने के लिए मुहूर्त तस्वर करता हूँ। अब करारदाद और तहरीक तरमीम ऐवान के सामने हैं और इन पर बैक वक्त बहस होगी। जनाब मसूदी साहब बहस का आगाज करेंगे। जब आवाम को तालीम देने का जो जिम्मेदारी है वो सरकार की, ये सॉवरेन जो फंक्शन है स्टेट की उसमें शामिल है। तो जनाब किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ऐसा इख्तियार नहीं है। अब ये वजह है कि क्योंकि हमारे स्टेट के पास रिसोर्सेज बहुत कम है, लिहाजा प्राइवेट एक्टर्स को इसमें शामिल करने की इजाजत दी गई है। प्राइवेट एक्टर्स भी स्कूल या बाकी एजुकेशन सेटअप कर सकते हैं। लेकिन दरअसल ये सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या जो इंडिविजुअल्स है, ये सरकार का ही हाथ बटाते हैं, क्योंकि फंडामेंटली ये सरकार की जिम्मेदारी है कि तालीम का एहतमाम करें, ये जब सॉवरेन फंक्शन में शामिल है। अब जनाब जो ये सरकारी इंस्टीट्यूशन है अरसे से जो भी यहाँ के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर की जनाब बुरहान स्कूल लीजिए, तब सीएमएस स्कूल, मेलजिंग स्कूल या यहाँ का जो भी हमारा जो बात्रा का जो कॉलेज है, हर एक स्टेट लैंड पर ही है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वक्तन फौक्तन स्टेट ने कंसेशन को दिए हैं ताकि ये तालीम का एहतमाम करे और जो स्टेट का बोझ है वो बोझ हल्का करे। और आप देखिए जहाँ जो इन अयाम में जब से आजादी का सोच नहीं हुआ तब से बड़ा एक योगदान रहा है, बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है प्राइवेट एजुकेशन पर, प्राइमरी लेवल पर और जो यूनिवर्सिटेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, लिटरेसी है, उसमें भी जनाब इनका योगदान है। अब यह है कि जनाब कई दहाइयों से कई एक स्कूल सरकारी जमीन पर या शानदार जमीन पर बनाए गए हैं, तो उसमें अब क्या हो रहा है कि आप 2019 के बाद वक्तन फौक्तन इनको रेगुलरली ये नोटिस आती है कि आप स्टेट लाइन पर है, लिहाजा आपके तलबा की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, कोर्ट की तरफ से आ जाते हैं जो ये ऐसे नोटिस आ जाते हैं। तो इससे उनको जो स्कूल इंश्योर करने वाले जो उसके प्रमोटर्स जो है उनको सजा नहीं, बल्कि उसके जो दर्ज तलबा होते हैं उनको सजा नहीं। अब जनाब ये जो जवाब है जनाब मिसेस साहिबा का, वो इस प्रमाइज पर है, इस एजम्पशन पर है, ये सारे कमर्शियल है। इस पर ये जो एडिफिस है, इस सारे जवाब का या ऑब्जेक्शन का ये एडिफिस है, ये सारे कमर्शियल है। लेकिन जब मैं गुजारिश करूंगा ये कमर्शियल बल्कि ये नॉन प्रॉफिट, अक्सर बेशतर नॉन प्रॉफिट है जिनका अपना कोई नफा कमाने का कोई मकसद नहीं है, बल्कि सिर्फ ये है प्राइमरी उनका ऑब्जेक्ट होता है कि हम तालीम दें ताकि ये जो भागीदारी है जनाब प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, इसमें ताकि वो इसमें अपना रोल करें। अब जनाब अगर हमारे सरकारी स्कूलों से जनाब 100 लड़के एक साल में फार्म तहसील होते हैं तो उसमें से 35 से 40% उन्हीं स्कूलों में से आ जाते हैं। तो कुल मिला के जनाब इनका कंट्रीब्यूशन है तो 30 से 40%। तो जनाब अब जब जैसे मैंने जनाब ये गुजारिश की कि इनको लेबर कमर्शियल सबको करना अक्रॉस बोर्ड जनाब एक जल रहा है, वो तो मुझे लगता है कि वो सही होगा।
उस एग्जम्पशन पर हमें प्रोसीड नहीं करना चाहिए, बल्कि ये नॉन प्रॉफिटेड अक्सर बेशतर, जैसे कि जनाब हम जानते हैं कि प्रीमियम स्कूल्स है जम्मू के, श्रीनगर के, बाकी इलाके के, जो कि अरसा दराज से जनाब खिदमत कर रहे हैं और इस तालीम के मैदान में अपना रोल कर रहे हैं, जनाब वहाँ जो बच्चे जेर तालीम है जनाब उनका हक बनता है, क्योंकि एक्सेस टू एजुकेशन जनाब आर्टिकल 21 के तहत गारंटीड एजुकेशन। आर्टिकल 21 फकत ये नहीं है कि आप एक एनुअल एग्जिस्टेंस है, बल्कि ये जो एक्सेस टू एजुकेशन है ये भी एक जिम्मेदारी है, और जैसे कि मैंने पूरी गुजारिश की ये सॉवरेन फंक्शन में शामिल है। जिम्मेदारी असल स्टेट की है, असल जिम्मेदारी सरकार की है, और ये जो उन्होंने अंदर आने की इजाजत दी है प्राइवेट एक्टर्स को, तो वो इसमें क्योंकि रिसोर्सेज की भी की है। और जनाब देखिए अक्सर बेशतर जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की है जनाब, इसमें नॉन प्रॉफिट इदारे हैं, जो नॉन प्रॉफिट इदारे अतराफ में जो जम्मू कश्मीर के अब स्कूल चला रहे हैं। ये नहीं कि हम सबके सब अपना कमर्शियल इंटरेस्ट होगा। अब ये है कि जनाब फकत उनको ये सजा नहीं मिल रही है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, बल्कि उसमें जो जैसे कि मैंने गुजारिश की उसमें जो तलबा है इनडायरेक्टली है बिला वास्ता जनाब है उन्हीं को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हर एकेडमिक सेशन से पहले उनको ये ऑब्जेक्शन आता है 2019 अगस्त के बाद कि आपका सरकारी जमीन पर है, शानदार जमीन पर है, लिहाजा आपने जो दर्ज तलबा है उन तलबा को रजिस्ट्रेशन बोर्ड नहीं देगा या यूनिवर्सिटी नहीं देगी, तावक्ते कि आप शिफ्ट न करें प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी जो लैंड होगा या जो प्रॉपर्टी होगी प्रीमिसेस होगा। अब जनाब ये बिल्कुल नामुमकिन है इन इदारों के लिए जो साल से इस मैदान में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो मेरी जनाब यही गुजारिश है कि क्योंकि आप ये जनाब मेरे दो कंपोनेंट से रेजोल्यूशन थे, एक ये है कि सरकार रिजर्वाइज करे, तो बेशक सरकार इसका जायजा ले, अपना जो भी इतना है एक ग्रीन बनाए या कोई मैकेनिज्म बनाए ताकि जेन्युइनली जो नॉन प्रॉफिट हो उसी तक रेस्ट्रिक्ट रखे। सरकार की कोई बाधा नहीं, कोई मुश्किल नहीं, सरकार तो ऐसा कोई मैकेनिज्म बना सकती है, लेकिन तावक्ते के जब तक ये रेगुलाइज हो जाए, इनका कब्जा जाए जहाँ पर भी ये स्कूल है फंक्शन कर रहे हैं, तब तक दूसरा कंपोनेंट में रेजोल्यूशन क्या है, तब तक ये जनाब इंटरमीडिएटली जो हर साल उनको जनाब ये नो ऑब्जेक्शन, ये ऑब्जेक्शन की बात आती है, हर साल उनका मौका किया जाता है या उनको डिनाई किया जाता है उनके रजिस्ट्रेशन बोर्ड के जरिए, यूनिवर्सिटी के जरिए, तकरीबन उसमें राहत दी जाए। एक ये कि जनाब रेगुलाइज किया जाए जहाँ पर भी ये प्राइवेट नॉन प्रॉफिट है, और अगर जब क्योंकि जवाब में ये जिक्र किया गया ये कमर्शियल नेचर है, तो मैं ये इकरार मैं इसके लिए बिल्कुल हानि बरता हूँ कि वो रेस्ट्रिक्ट रहे, ये बेनिफिट रखे, रेस्ट्रिक्ट सिर्फ नॉन प्रॉफिट पर, अगर कोई कमर्शियल है तो कमर्शियल को ना एक्सटेंड करे, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट है जनाब तब तक रिजर्वेशन हो, जब तक रिजर्वेशन का प्रोसेस ना हो, एक रिव्यू ना हो, जो भी मैकेनिज्म है जो व्हाटएवर मैकेनिज्म सॉट बी प्रेसिंग टू से दिस, जो भी करें जो मुनासिब समझे सरकार तो वो करे, लेकिन इंटरनल राहत दी, इंटरनल राहत दी जाए ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन को कि उनको बार बार हर एडमिनिस्ट्रेशन में ये न कहा जाए कि आप ये पहले मौका इमाल में जाइए या किसी और मौके में जाइए, फिर उस मौके में भी जाके वहां से कहिए, फिर ये आपके जो वहां पर जो दारी तलबा है फिर आपके स्कूल में जो तलबा पढ़ते हैं जिनको आप एग्जाम में 10वीं में या 12वीं में बैठे हैं, फिर ही इनकी रजिस्ट्रेशन होगी और ये रजिस्ट्रेशन मौसम में की जाएगी। अगर ये उस हद तक एक मेजर है तो दूसरा एग्जाम हमारे जो इधर ही है, तो इसके लिए जो मैं चाहूंगा ये ये मेरी गुजारिश है। तो मैं चाहूंगा कि सरकार इस रेजोल्यूशन को मांगे और इस रेजोल्यूशन पर अमल करके ताकि ये ताकि ये जो हजारों तलबा हमारे इस स्कूलों में ज़ाहिर तालीम है, ताकि ये इन हजारों तलबा जो इस स्कूल में ज़ाहिर तालीम है और जो इनके प्रमोट जो इन्हें बिल्कुल खतरे खलक के जज्बे तहत इंस्टीट्यूशन बनाए हैं कमर्शियल ना हो ताकि उनको सर प्रोसीजर तो कंप्लीट करने देगा ना, फिर रेजोल्यूशन का फिर क्या फायदा? हमारा गुल साहब अभी दूसरा डिस्कस हो रहा है, दूसरा भी है मेरे ख्याल से, फिर अगर हम मिनिस्टर साहबा बोले या बिशु साहब बोलेगा फिर इसके बाद ताकि हमारे भी चले। सर जो हसनैन मसूदी साहब का जो रेजोल्यूशन है मेरी समझ के मुताबिक इट एमिनेट फ्रॉम दी पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट प्रॉब्लम जो हुकूमत ने स्टेट रेट के मुतालिक पॉलिसी अख्तियार की है। 50-50 साल के
कब्जों को भी अब वागुजार कराने की कोशिश की जाती है थ्रू रेवेन्यू। उसमें बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी आते हैं, ऑर्फनेज भी आते हैं, अवकाश इस्लामिया भी आता है, हर एक चीज आती है, बिकॉज दे हैव बिकम समवट स्ट्रिक्टर एज इफ द स्टेट लैंड बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट एंड देयर इंटेंशन ओनली। इट डजंट बिलोंग टू पीपल, नेदर द स्टेट बिलोंग्स टू पीपल। अर्लियर जो कॉन्सेप्ट था स्टेट लैंड का, दैट वाज यूज्ड बाय कॉमन मैन विदाउट एनी प्रोप्राइटरी राइट, और उसका एक डिफाइंड तरीका भी था। उसी के मुताबिक पोजीशन में भी आ गई है वो लैंड, चाहे किसी के भी, लेकिन इंटेंशन के साथ। इनका इंटेंशन सही है। कैनवास इसका थोड़ा लिमिटेड है, जैसे मैंने रेफर किया, खाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें प्राइवेट भी। सवाल उठेगा, हसनैन साहब के कहने से ये नहीं चलेगा कि नहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कमर्शलाइज नहीं हो गए। इट विल कम एज अ बेनिफिट। अगर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, खाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट को देंगे, तो एक सवाल उठेगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ही बेनिफिट देने के लिए किया गया, बिकॉज गवर्नमेंट लैंड पे कोई स्कूल बना है उसको तो छेड़ेंगे नहीं, that doesn't sustain any legal action। तो जो ये अगर इस तरीके से इस रेजोल्यूशन को पास किया जाता है, that this canvas is limited only to educational institutions private and public, तो उसमें that will not be tenable both legally and morally, बिल्कुल tenable नहीं होगा। हाँ, तभी मैंने amendment लाई है that since the intention is very good and government has to be told that state land belongs to its people, and over the years, decades, जिन्होंने उस हक को तरीके से इस्तेमाल किया है within the domain of law and rules, उनके साथ छेड़िए मत। and bring into this canvas all institutions जो पब्लिक पर्पजेस के लिए है। मैंने वो बात कही है कि any institution which is in public service, which is for public purposes, उसमें ऑर्फनेज भी आएगा, वो एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन से ज्यादा आम। यतीमों को निकाल रहे हैं आज, अगर कहीं शामलात पे या काचराई पे है। बिजनेस से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिप्टी कमिश्नर के वन ऑर्डर पे 21 दुकानें बंद हो गई, उनका सामान बंद पड़ा है करोड़ों का, कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में समग्रा का पैसा यूज करने के लिए अवकाश इस्लामिया की जमीन ली गई विदाउट, डिस्पाइट माय ऑब्जेक्शन, 1 कनाल जमीन लेकिन ली गई। लिहाजा ये the use of state land in present circumstances is becoming a tyrannical law against its own people। इसलिए इस रेजोल्यूशन का स्कोप बढ़ जाता है। इट मस्ट बी कंसिडर्ड बट with a bigger canvas। That's my request। Just okay. Honorable Speaker साहब, Honorable Member मसूदी साहब ने रेजोल्यूशन लाया कि जिन लोगों के पास जनाब तनवीर बोले कोई बात नहीं, आपको नहीं रुका, बोले उसके बाद कोई नहीं सुनता था। ठीक है, आपकी बात सुन रहे हैं सारे। ठीक सर, जब इन्होंने लाया है ऑनरेबल मेंबर साहब ने कि जिन लोगों के पास जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जिन लोगों के पास सरकारी जमीन है, प्राइवेट लोग, स्टेट लैंड है, शामलाट है या और, उनको जब तक वो रेगुलाइज नहीं होती उनको फ्रीली यूज करने का दिया ना जाए। आई स्टैंड हियर टू अपोज दिस रेगुलेशन। कारण बड़े 2-3 साधारण से कारण है। भट्ट साहब ने भी कहा, मसूदी साहब ने भी कहा, इट गेव अ रेफरेंस 2019 का। आई फेल टू अंडरस्टैंड। कोई भी बात आती,
बात जाके 2019 पे खड़े हो जाती। इज देयर अ जस्टिफिकेशन कि जो रॉन्ग प्रैक्टिस थी, रॉन्ग डूइंग्स थी, अगर उसको कोई रेस करता है, एक प्रैक्टिस बन गई थी ना, उस प्रैक्टिस से बाहर निकलने के लिए ये अगर 2019 के बाद ही हुआ है तो इनकी क्या जस्टिफिकेशन है, इनका लीगल राइट बनता है किसी आदमी का भी प्राइवेट, व्हेन आई एम हैविंग अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डू आई पोजेस अ राइट। दूसरा, और भी बड़े किस्म का सर इलीगल इंक्रोचर्स है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंक्रोचर्स। ये तो आप एक फ्लड गेट खोल रहे हैं कि नया पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। हाउ विल यू स्टॉप जो जिनके पास फॉरेस्ट की लैंड है, जिनके पास और किस्म की जो लैंड हैं, जो सरकारी लैंड जो लोगों ने इंक्रोच की है, एक तो ये। दूसरा, इसी हाउस में कुछ अर्से पहले जब गुलाम नबी आजाद साहब जनाब स्पीकर साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी एक बड़ी पॉपुलर स्कीम लाई, एक दुहाई दी गई कि यहां जम्मू कश्मीर में लाइट की बड़ी समस्या है, जो लोगों के पास स्टेट लैंड है उस स्टेट लैंड को लोगों को दी जाए और उससे रेवेन्यू इकट्ठा होगा। मेरे ख्याल उसमें बताया गया कि 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होगा। लास्ट सेशन में हमने ही कहा, और उसमें जब रेवेन्यू इकट्ठा करने की बात आई तो जनाब उससे होगा कि इससे बिजली बनाएंगे, लोगों को बिजली मिलेगी, लोगों को लैंड मिल जाएगी और दूसरी तरफ बिजली मिल जाएगी। और ख्वाब दिखाया गया कि 25,000 करोड़ रुपए मिलेगा। जब रेवेन्यू आया 75 करोड़ रुपए आया, पीपल वेंट टू द कोर्ट। उसी रोशनी एक्ट जो प्रॉपरली रोशनी स्कीम कहा गया, उसको डिवीजन बेंच ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जनाब, फिर जो लोग जो पार्टीज ग्रीन पार्टीज थी, दे वेंट रिव्यू पिटीशन में गए। माय क्वेश्चन इज, व्हेन द मैटर इज सब जुडिस, मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है, इट इज इन कोरिलेशन। जो रोशनी वाला है वो भी एक अटेम्प्ट थी, दिस इज अनदर अटेम्प्ट। हाउ विल यू स्टॉप अदर पीपल? नंबर 2, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, मैटर सब जुडिस है, रेजोल्यूशन आना ही नहीं चाहिए। नंबर सर प्लीज लेट मी सर, नंबर 2, मसूदी साहब की इंटेंशन आई डोंट नो क्या है, मगर ही मस्ट हैव सर्टेन कि क्या जो जिस जमीन को रेगुलराइजेशन की बात करने की बात कह रहे हैं, क्या इज इट टू प्रियोर 1957? 1957 में तो सरकार ने एक अख्तियार दिया था, रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड स्टेट लैंड, followed by an order S-432, followed by an order SB-6। क्या ये है? क्या ये वो लोग हैं जो इस रोशनी एक्ट के बाद, जब उसका कट ऑफ डेट खत्म हो गया, उस कट ऑफ डेट के बाद भी ये लोग लेना चाहते हैं? ही मस्ट डिस्क्लोज इट। क्या जब रोशनी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्या ये वो लोग हैं जो उसके बाद भी इस जमीन को लेने की बात करते हैं? द मैटर इज वेरी सीरियस, इट विल ओपन सो मेनी ऑफ फ्लड गेट्स, इट विल ओपन अ न्यू पंडोरा बॉक्स। इसलिए मैं कहता हूं द ऑनरेबल मेंबर ने जो रेगुलेशन लाया है, आई थिंक ये रेगुलेशन अप्रोप्रिएट नहीं है, ना ही हमारा लीगल डोमेन है, मैटर सब जुडिस है। तो मैं आई स्टैंड हियर टू अपोज दिस रेगुलेशन। मैं यही कहूंगा कि जब मेंबर साहब इसके ऊपर अपना रिप्लाई दे, अपनी कोई जस्टिफिकेशन दे, कीप दिस थिंग्स इन माइंड। आई स्पीकर साहब मैं इस रेगुलेशन को सर अपोज करता हूं। सर बोला मगर मुख्तसर This constitutes the entire resolution. आप कोई मेरी बात ये बात करेंगे कि हैज अ राइट टू रिबटल, राइट ऑफ रिबटल, कि जो नहीं जिसने मुंह किया इसको हम टाइम दे देंगे, इसके बाद आपको नो प्रॉब्लम। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं मफीदी साहब की जो रेजोल्यूशन है, मैं इसके कोर्ट में खड़ा हुआ, लेकिन इसके साथ एक दो बातें और करना चाहूंगा जो शायद पूरा हाउस उसका सपोर्ट करेगा। फाइल वापस कर दी सर स्पीकर साहब, आपको मालूम होगा कि पिछले कई बातों पहले 2-3 बार हो गए, उससे मेरे ख्याल में तब इलेक्शन नहीं हुए थे, टर्न कर दी वापस फाइल।
2 मरला 4 मरला 5 मरला 1 कनाल 1.5 कनाल जमीन था, चाहे स्टेट लैंड या शामला, 50 साल से 20 साल से 30 साल से उस घर में वो रहता था, या कोई कमर्शियल बिल्डिंग कोई दुकान था उसका, बहुत वर्षों से उस पर काम कर रहा था, लेकिन किसी वजह के बगैर बिल्डोजर उस घर तक पहुंचा और उसको डराया। ये एक सेंसिटिव इशू है। यहाँ मसूद साहब के रेजोल्यूशन में मैं इसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन चाहता हूं कि इस रेजोल्यूशन के साथ ये भी ऐड कर दीजिए कि जो लोग उन घरों में रहते हैं जो स्टेट लैंड पर है, जिनकी दुकानें स्टेट लैंड पर है, जिनके पास कम जमीन है, मैं नहीं चाहता हूं लैंड ग्रेबर्स जिनके पास 100, 200, 300 कनाल है उसको रेगुलाइज करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे घर, ऐसे लोग जिनके घर 2 मरले 4 मरले 1 कनाल 1.5 कनाल में हैं, या जिसकी दुकान 1 कनाल या 5 मरले 10 मरले में है, तो उनका भी रेगुलराइजेशन बनना चाहिए। उनका बनता है, उनको रेगुलराइज होना चाहिए, ताकि और उसी रेट पे जब उन्होंने मकान बनाए, अगर किसी 50 साल पहले घर बनाया वहां पे, 50 साल पहले जो वहां पे जो रेट था उस जमीन का, उसी हिसाब से उनकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है, और मैं चाहता हूं जो मसूद साहब की रेजोल्यूशन है इसके साथ ये चीज ऐड भी किया जाए कि एक लिमिट रखे 2 कनाल या 2.5 कनाल का, उस तक जिसका भी घर बना हुआ है स्टेट लैंड पर या शामलात में, उसको रेगुलराइज कर लीजिए, उसकी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए उनके हक में। और अगर उनकी कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, दुकान है या कोई और इदारा है, तो वो भी उसकी भी उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और उससे ताकि जो गरीब रोज डरते हैं, जो रोज उनके ये डर होता है, जो उनके ये प्रेशर, या तो उसको तहसीलदार डराता है, या नायब तहसीलदार डराता है, या पटवारी डराता है, या कोई अफसर और डराता है उसको, कल आपका घर गिराएंगे, कल आपका दुकान गिराएंगे, परसा आपका दुकान गिराएंगे, डर के वो जिंदगी गुजार रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं जो लोग जिनके घर स्टेट लैंड पर है, छोटे मोटे घर, कनाल 2 कनाल 5 मरले 10 मरले पर या दुकान है, इस रेजोल्यूशन के साथ अगर ये रेजोल्यूशन एडॉप्ट आप करते हैं, उसके साथ उन लोगों के जो घरों की जमीन है, जिन पर उनके घर है या कमर्शियल बिल्डिंग है, दुकान है, कुछ है, वो भी इसके साथ ही रेगुलाइज होना चाहिए, और रेट वही फिक्स होनी चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, वही रेट जब उन्होंने वो बनाए हैं, किसी ने 50 साल पहले घर बनाया है, किसी ने 30 साल पहले घर बनाया है, किसी ने 20 साल पहले घर बनाया, उनको उस चीज का उनको एक क्राइटेरिया मैं कहता हूं क्राइटेरिया यही होना चाहिए। क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि वो कोई ज्यादा, मैं नहीं कहता हूं कोई लैंड ग्रेबर है 100 कनाल 400 कनाल 500 कनाल जिसने ग्रेब किया उसको मैं उनका नहीं कह रहा हूं, एक लिमिट रखना चाहिए। और मैं तजवीज करता हूं 2 या 2.5 कनाल जमीन तक जिसके कब्जे में है उसकी वो रेगुलराइजेशन होनी चाहिए, ताकि उन बेचारों को जो रोज उनको डर है, खौफ है, वो डर और खौफ उनसे चला जाएगा, और वो उन घरों के और दुकानों के कमर्शियल बिल्डिंग के मालिक बनेंगे। और जो वे बहुत जरूरी है, और ये पब्लिक इशू है, एक सेंसिटिव इशू है, इस पर जरूर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ इनकी रेजोल्यूशन के साथ, मुफ्ती साहब के रेजोल्यूशन के साथ इसको ऐड किया जाए और उसके बाद ही इसे अडॉप्ट किया जाए।